हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। स्टूडेंट, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को शिवम भैया का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई को भी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अब एग्जाम ज्यादा दिन रह नहीं गया है, मैक्सिमम हमें लगता है 1 महीना और है। तो स्टूडेंट, एकदम पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय रह नहीं गया है। तो आज उसी क्रम में मैं आज का आप लोग के बीच जो सेशन लेकर आया हूं वो क्या है, क्लास 10th का महातांडव, यानी कि क्लास 10th का महातांडव, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का यहाँ पे आज महातांडव होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस महातांडव में एकदम तांडव मचा के रख देना है। और महातांडव में तांडव आप उसी शर्त पे मचा पाएंगे जब आपको क्या होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्नों का महातांडव होने वाला है। तो महातांडव में तांडव तभी मचेगा जब आप अपना पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट, चलिए आज महातांडव को एकदम तांडव करके रख देते हैं और देखते हैं कौन सा स्टूडेंट अपना हर एक प्रश्न पे हर एक नंबर को अचीव कर पाता है। तो देखते हैं, जिस भी स्टूडेंट का अगर कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, तो स्टूडेंट सबसे पहले बता दें, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आप देख रहे होंगे 2019 से 2024 तक एकदम लगातार पूछे गए प्रश्न है। तो स्टूडेंट एकदम रेडी रहिएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम मजा आने वाला है। एकदम इस महातांडव में एकदम तांडव मचा के रख देना है आपको, महातांडव में एकदम तांडव मचा के रख देना है। तो स्टूडेंट, बार बार कह रहा हूं, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस महातांडव में तांडव ही नहीं, रियल में महातांडव होगा। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्या करें, इसको देख सकें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले शिवम भैया की हमेशा एक शायरी आती है। तो फिर से स्टार्ट करने से पहले एक शायरी के साथ स्टार्ट करूंगा कि कहा गया है, किसी ने क्या खूब कहा है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, समंदर से तुम ना पूछो कि नीर कहां तक जाएगा। क्या, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, समंदर से तुम ना पूछो कि नीर कहां तक जाएगा। हे धनुर्धर उठा धनुष, क्या, हे धनुर्धर उठा धनुष और निशाना साधो अपने मंजिल का। हे धनुर्धर उठा धनुष, निशाना साधो अपने मंजिल का, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस महातांडव के सीरीज में और चलते हैं महातांडव में तांडव मचाने। चलिए देखते हैं इस महातांडव का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 2025 विज्ञान कक्षा 10वीं का महातांडव में एकदम तांडव मचा के रख देना है। अगर 70 में 70 पक्का करना है आपको, तो सबसे पहले एमसीक्यू को एकदम पूरा तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि स्टूडेंट, इसके पहले मैं एक वीडियो और दे चुका हूं एमसीक्यू का, उसको और इस वाले को आप देख लेंगे तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि 20 के 20 एमसीक्यू आपको पक्का मिल जाएंगे, पेपर में एज इट इज मिल जाएंगे, हमारे द्वारा दिया गया है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत सही, पहला क्वेश्चन एकदम मेंडल चाचा से शुरुआत हुआ है। हमारे चाचा ही एकदम मेंडल चाचा से ही शुरुआत कर दिया है क्वेश्चन में। चलिए समझते हैं आखिर में मेंडल चाचा के बारे में दिया क्या है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि, बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन क्या दे रहा है, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। स्टूडेंट, अगर आप हेरिडिटी चैप्टर पढ़े होंगे तो फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इन्होंने स्टूडेंट मटर के पौधे को लेकर रिसर्च किया था। तो स्टूडेंट, कई इसमें सोच रहे होंगे कि मटर के उत्पादन के लिए,
ना रे भैया, ध्यान देना, मटर के उत्पादन के लिए कभी नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो अगर स्टूडेंट इलिमिनेट करना चालू करेंगे तो चावल और गेहूं को तो एकदम कट कर देंगे, और उनकी नजर मटर का नाम ले लिया, यानी कि मेंडल चाचा आए और मटर को उत्पादन करा के चले गए। ना रे भैया, ध्यान देना इस बात को, मटर के उत्पादन के लिए उन्होंने नहीं किया था, इस चीज को एकदम याद रखना। क्योंकि पता है तुमको, मटर के उत्पादन के लिए नहीं, मटर के पौधे का यूज किए थे सिर्फ अपने रिसर्च को करने के लिए। तो स्टूडेंट वो क्या बोले थे, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, यानी कि उन्होंने अपना प्रयोग क्या किया, अपने प्रयोग में क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था किसके लिए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। मटर देख के भाई टिक मत लगा देना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। देखना भाई, मटर के उत्पादन के लिए नहीं, ये दोनों तो तुम इलिमिनेट कर दोगे, बट मटर को पहला वर्ड ही देख के इसको टिक मत मार देना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, वरना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और जो एक अच्छा खासा 1 नंबर मिलना था वो सेकेंडों नहीं लगेगा, चल देगा। तो इसलिए भाई किसी भी क्वेश्चन को एकदम पढ़ के करना है मेरे भाई, समझना अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, यानी कि मेरे भाई क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, सामान्य रक्तदाब, यानी कि भाई क्या पूछ रहा है हमारा, पूछ रहा है ब्लड प्रेशर। यानी कि कह रहा है मेरे भाई, देखना, बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, यानी कि सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। अगर आप पढ़े होगे तो तुम्हें बहुत अच्छे तरह से पता होगा स्टूडेंट कि 140, ऑप्शन को देखते हैं पहले, 140 से 90, 140/100, 120/80, 150/85। मेरे भाई अगर आप पढ़े होगे तो तुमको एकदम अच्छे से पता होगा कि कितना होता है। तो अगर पढ़े होगे तो पूरा अच्छे तरीके से तुमको पता होगा कितना होता है, 120/80। एक मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मेरे दोस्त, एकदम लास्ट तक बने रहना, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। इतने मस्त मस्त क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, सेशन में इतना मजा आने वाला है। अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो एकदम कह के जाओगे कि शिवम भैया कितना लाजवाब क्वेश्चन आप लेकर आए थे। और लाजवाब तुम्हें तब लगेगा जब इस क्वेश्चन को तुम एकदम पूरे अच्छे तरीके से कर पाओगे मेरे भाई। आप कर कब पाओगे, जब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें पूरे एमसीक्यूज आए हैं जो सभी चैप्टर्स के होंगे इसमें। तो स्टूडेंट एकदम संभल के रहना, एकदम अच्छे से पढ़ना, और अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेरे से पहले इसको आप सॉल्व कर लेना कि तुमको पता चल सके तुम्हारी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो मेरे भाई देखना और लास्ट तक वीडियो के बने रहना कि इसका क्यूआर कोड मैं तुम्हें दे सकूं। क्यूआर कोड दे दूंगा जिससे सभी क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे, और नहीं भी है तो साथ में तुम आंसर सहित इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते चलो, ठीक है। और भाई अगर सेशन अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। एकदम मस्त समझते चलो, हर एक क्वेश्चन को समझते चलो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है। मेरे भाई क्वेश्चंस को बार बार कह रहा हूं, एकदम अच्छे से पढ़ना, और जितने भी एमसीक्यू में ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसको इलिमिनेट करना सीखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु लेंस का होगा। ऑप्शन में दिया है फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त समझते हैं सबसे पहले विचलन क्या होता है। विचलन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। विचलन का मतलब क्या होता है, अपने रास्ते से भटक जाना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु लेंस क्या होगा।
यानी कि वह कौन सी ऐसी बिंदु है लेंस की जहां से वो बिना विचलन के क्या होता है, गुजर जाता है। चाहे स्टूडेंट कोई भी लेंस हो, मैं एक लेंस को लेके समझाता हूं, अवतल लेंस को, ठीक है, इससे आपको समझाता हूं। चाहे कोई भी लेंस हो, दोनों में ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है हमारा F1, यहां पे होता है 2F1, यहां पे होता है क्या F2, यहां पे क्या होता है 2F2। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो क्या होती है, फोकस से होके गुजर जाती है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि जब देख रहे हो तो इस बिंदु से क्या हो रही हो, विचलित हो जा रही है, यहां से भी विचलित हो जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारा सबसे पहले हमारा क्या होगा, फोकस होगा नहीं, वक्रता केंद्र होता नहीं है, और चौथा इनमें से कोई नहीं है। देख लेते हैं, लास्ट बचा है प्रकाशी केंद्र। ये क्या है, हमारा प्रकाशी केंद्र है। तो स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रकाशी केंद्र एक ऐसी बिंदु होती है जहां से कोई भी किरण आए, जहां से कोई भी किरण आए वो क्या होती है, विचलित नहीं होती है। यानी कि यही एक ऐसी बिंदु है जहां से कोई भी किरण आता है तो क्या होता है, अपने पथ से विचलित नहीं होता है, जिधर भी मर्जी करे उधर चला जाएगा। प्रकाशी केंद्र ही ऐसा एक बिंदु होता है लेंस का जहां से कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है, विचलित नहीं होती है। तो आप देख रहे होंगे वही बोल रहा है कि किसी बिंदु से बिना किसी विचलन का, यानी कि प्रकाशी केंद्र ही ऐसा बिंदु होता है जहां से बिना किसी विचलन का क्या होता है, प्रकाश किरण किसी भी लेंस से गुजर जाती है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मेरे भाई, अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना, मजा आने वाला है, क्वेश्चंस बहुत लाजवाब आने वाले हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो रखोगे याद कि शिवम भैया ने कैसा कैसा क्वेश्चन लेकर आया था। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहले सेशन को शेयर करना तो मत भूलना, और साथ ही में हमारे यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। जाना प्ले स्टोर में या फिर गूगल के वेबसाइट पे यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट को डालना और वहां से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। वहां पे सबको हर एक क्लास का नोट्स पीडीएफ दिया जा रहा है। अब इस नए सेशन से पूरा चैनल को डाउनलोड कर लो, हमारे यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और सेशन को शेयर करना मत भूलना। इस सेशन से बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। अभी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बस लास्ट तक बने रहना और शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। मेरे भाई बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर पढ़े होगे तो कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, अगर पढ़े होगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन देखने में अगर आसान लग रहा है तो भाई आसान तो है, बट एक तरह से कहूं अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आसान भी नहीं है। भाई लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जामिनर बहुत कुछ सोच समझ के इस क्वेश्चन को दिया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण। सबसे पहले मेरे भाई बोल रहा हूं, जो भी कहे उसको पहले लिखना चालू करो। अवतल दर्पण कहाँ है, तो सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूं, जैसा क्वेश्चन का है वैसा पहले स्टार्ट कर दो करना। एक अवतल दर्पण कहाँ है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से सबसे पहले तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे तुम्हारा होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या होता है, फोकस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी कि क्या कह रहा है, कोई प्रकाश की किरण क्या कह रहा है, कह रहा है कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र। मान लो ये प्रकाश की किरण है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण क्या हुई, वक्रता केंद्र से होते हुए
दर्पण के पृष्ठ पर, ये दर्पण है, दर्पण का पृष्ठ है, दर्पण के पृष्ठ पे आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। स्टूडेंट, अगर गोली दर्पण के आप लॉ ऑफ स्फीरिकल मिरर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो फिर से वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो उसी तरह ये भी क्या हुआ, अब इसके पृष्ठ पे आपतित हुई तो परावर्तन के बाद फिर से क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मेरे भाई ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। अगर यहाँ से कई लोग पूछेंगे, देखेंगे कोण का मान, तो कई लोग स्टूडेंट मेरे भाई देखना, कई लोग सोचेंगे कि यहाँ से इसको अभिलंब डाल के, यानी कि ये 90 डिग्री हो गई और इधर चल दी है तो 120। नारे मेरे भाई, इतनी बड़ी गलती जिंदगी में मत करना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि परावर्तन कोण का मान होगा, यानी कि आपतित हुई तो ये आपतन कोण इधर से चली गई परावर्तन कोण, तो पूछ रहा है परावर्तन कोण का मान होगा। भाई जिधर से आई उसी रास्ते में फिर से लौट गई। मेरे भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रकार का एंगल नहीं बनेगा। अगर एंगल बनेगा तो क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त, छोटी छोटी गलतियां तुम्हारा 1 नंबर सेकेंडों नहीं लगेगा, ले लेंगी। इसलिए मेरे भाई क्वेश्चन को एकदम समझ के करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा तो मैं कहता हूं मेरे भाई क्वेश्चंस इतने इजी है कि सेकंड नहीं लगेगा, कर दोगे। बस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, और पीछे मैं एक और वीडियो दिया हूं वो विकल्पीय प्रश्नों का, उसको भी जाके जरूर देखना। और कैसे मॉडल पेपर में कैसे पेपर देना है, मैंने मॉडल पेपर भी समझाया है तुमको, तो जाके वो भी वीडियो जरूर देख लेना कि पेपर में जो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिल रहा है उससे पहले तुम पेपर को दे लो, एकदम मस्ती से दे लो और समय भी बच जाए। लास्ट में देखता हूं मैं कई स्टूडेंट देखता हूं आके बोलते हैं शिवम भैया मेरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो पाया, एमसीक्यू छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। अरे मेरे भाई गलती किसकी है, गलती तेरी है। तूने क्या किया, प्रैक्टिस करके गए, नहीं गए ना, गलती किसकी है, मेरी की तेरी। तो मेरे भाई इस चीज को याद रखना, अगर 3 घंटे 15 मिनट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है तेरे पास, तू बहुत कुछ कर सकता है। आज जा इस वीडियो को देखना, एमसीक्यू को सॉल्व करना। शिवम भैया इसके पहले मॉडल पेपर दिए हैं 10th का, उसको भी जाके देखना, सॉल्व करना और बैठ जाना अनसॉल्व का क्वेश्चन लेकर, और 3 घंटे 15 मिनट कुर्सी की बेड़ी बांध के एकदम अच्छे से बैठे रहना कि कोई दिक्कत ना आए, और 3 घंटे 15 मिनट बाद ही उठना, यही सोच के बैठना कि मैं चल रहा हूं बोर्ड का एग्जाम देने। तब तुमको पता चलेगा कि आज की प्रैक्टिस, शिवम भैया की आज की कही बात उस दिन के लिए कितनी अच्छी हो जाएगी। उस दिन शिवम भैया को याद करोगे कि शिवम भैया ने कितना अच्छा ट्रिक बताया था। मेरे भाई अनसॉल्व के क्वेश्चन लेकर 3 घंटे 15 मिनट के लिए तू बैठ जा, अभी से प्रैक्टिस कर, देखना कितनी मजा आने वाली है पढ़ाई में। देखना तू पेपर में कितना अच्छा एकदम फोड़ के आएगा मेरे भाई। शिवम भैया को तू क्या याद रखेगा, साइंस कैसे पढ़ाए थे। मेरे दोस्त बस बात को मत भूलना, प्रैक्टिस करना मत भूलना, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। आज के भी सेशन में अभी तो 4 क्वेश्चन हुए मेरे भाई, बस संभल के बैठे रहना, बहुत मजा आने वाला है। अगर टीचर तेरे लिए, भैया शिवम भैया इतना मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए, तो तेरे को तो एग्जाम दे रहा है मेरे भाई, तेरे को तो फोड़ना है, तो फोड़ देगा। बस मेहनत करना, फोड़ देगा तू, फोड़ देगा। बस ऐसे आराम से समझता चल। चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण एवं लेंस है। मेरे दोस्त क्वेश्चन तो देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन मेरे को पता है साइन कन्वेंशन अगर तूने नहीं पढ़ा है तो पक्का तेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर साइन कन्वेंशन तूने पढ़ा है, चिन्ह परिपाटी तूने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को 3 सेकंड नहीं लगेंगे तो तोड़ कर देगा क्वेश्चन। बट अगर साइन कन्वेंशन पढ़े होगे, चिन्ह परिपाटी पढ़े होगे, तभी ये क्वेश्चन तेरे से हो पाएगा। क्या बोला हूं, स्टार्टिंग में आते ही शिवम भैया ने बोला है अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी तू इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहलाया फुसलाया नहीं जाता है। तेरे को जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन आसान नहीं हो सकते हैं।
अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी तू कर पाएगा। चल, नहीं भी आता है तो शिवम भैया हमेशा तेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे भी, बस घबराना नहीं। देखना, कह रहा है कि ये गोली, दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, तो संभवतः दर्पण एवं लेंस है। भाई बता दें सबसे पहले, अगर कोई लेंस है या फिर कोई दर्पण है, अगर वो उसके सामने रखी हुई है या फिर उसके बाएं साइड रखी हुई है, तो उसका चिन्ह परिपाटी में हमेशा वो क्या होता है, माइनस में होता है। और वो क्या होता है, अवतल दर्पण भी होती है और अवतल लेंस भी होती है। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे समझा दे रहा हूं, हर पूरी चिन्ह परिपाटी समझाना यहाँ संभव नहीं है। जाके इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो दिया हूं, उसको जाके पढ़ लेना। और अगर पढ़े भी होगे तो थोड़ा सा तुमको तो पता ही होगा, अगर किसी भी दर्पण या फिर किसी भी लेंस के सामने या फिर उसके बाएं साइड रखी हुई कोई भी चीज है, वस्तु है, तो क्या होती है, निगेटिव में होती है, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। तो तुम यहाँ पे देख रहे होगे दर्पण, यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन में क्या दिया है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। नहीं मेरे भाई, दोनों अवतल होने चाहिए, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल नहीं, दोनों उत्तल, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। क्या हो जाएगा, दोनों। क्या होगा, दोनों अवतल। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। क्यूआर कोड भी तुम्हें दे दूंगा, क्यूआर कोड भी तुम्हें दे दूंगा। अगर नहीं भी हुआ, अगर नहीं भी दे पाता हूं, भूल चूक से भूल जाता है, तो तुम देर नहीं करो, भैया आपको समय दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते चलो, लिखते चलो, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान देना। कह रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है, तो पूछ रहा है कि अभिक्रिया है। पहला क्या कह रहा है, बोल रहा है पहला कि संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले मेरे भाई अगर पढ़े होगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा के उसका जगह अपने ले रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। मेरे भाई इसको बता दें, बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ समझाते हैं तुम लोग को। अब तुम भी सब जानते होगे कि जब दो के रिलेशनशिप में, दो के रिलेशन में क्या होता है, किसी तीसरे की एंट्री होती है, किसी तीसरे मजबूत की एंट्री होती है, हमेशा वो दो रिलेशन के बीच दरार पड़ती है। तो मेरे भाई अगर रिलेशन में हो तो उसको मजबूत बनाए रखना, किसी तीसरे के आने से उस रिलेशन को टूटने मत देना। यहाँ पे वही चीज होती है, दो में बहुत अच्छा रिलेशन चलता है, जिंक आके क्या करता है, फोड़ देता है एक तरह से, तो फोड़ देता है, तो दो के बीच क्या होता है, जिंक आके यानी कि अधिक क्रियाशील होने के कारण आके सल्फेट से बोलता है भाई मेरे को साथ कर ले, भगा दे इसको। अब जानते ही हो जमाने में भाई पैसे की बहुत कीमत है, पैसा भगवान नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं मेरे भाई, इस चीज को याद रखना। बहुत मजा आने वाला है सेशन में, बस बैठे रहना, बहुत मजे से पढ़ोगे, एकदम मजा आने वाला है। बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूं, पढ़ना अच्छे से। तो क्या हुआ, जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा के उसका जगह अपने ले लेता है। यानी कि यहाँ पे तुमने देखा कि इसने जिंक क्या किया, इसको हाइड्रोजन को क्या किया, हटा के खुद वहां पे विस्थापित हो गया। यानी कि यह अभिक्रिया कौन हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। पहले बोला हूं मेरे भाई, अगर दो लड़के या फिर लड़कियां अगर रिलेशन में हो, तीसरे लड़के या लड़की की एंट्री होगी तो रिलेशन, अच्छा खासा रिलेशन भी टूट जाता है मेरे भाई। सेम वही क्रिया यहाँ पे होती है, जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करता है, हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित कर देता है और अपने जगह उसका ले लेता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाती है मेरे भाई, विस्थापन अभिक्रिया। देखना मेरे दोस्त संभल के, जब भी दो के बीच क्या होती है, तीसरे की एंट्री होती है तो रिलेशन टूटता है। सेम यही यहाँ पे भी हुआ है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत मजा आने वाला है भाई, लास्ट तक बने रहना यार, बहुत मजा आने वाला है सेशन में।
बहुत लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूं, पढ़ लोगे तो नाम लोगे कि क्या क्वेश्चंस थे। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 का प्रचलित नाम है। मेरे भाई अगर पढ़े होगे तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है, बहुत ही लाजवाब बोल रहा हूं, लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूं। नाम लोगे कि कैसा क्वेश्चन शिवम भैया ने लेकर आया था। एज इट इज पेपर में ऐसे आने वाला है, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो देखते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा फार्मूला है, इसको लिख भी लेना, मजा आने वाला है देखना। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। भाई Na2CO3 अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यानी कि ये हमारा होगा नहीं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होगा नहीं। अगला आता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का अगर तुम्हें फार्मूला पता होगा तो जानते हो, अगर पढ़े होगे तो क्या होता है, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि ये भी इसका फार्मूला नहीं होगा। उसके बाद आता है धावन सोडा। तो धावन सोडा का अगर तुम पढ़े होगे तो इसका क्या होता है, इसी का फार्मूला होता है Na2CO3, यानी कि इसका भी देख लेते हैं। यानी कि धावन सोडा का क्या होता है, Na2CO3, और इसमें कुछ जल भी मिले होते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं होगा, क्या, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। और स्टूडेंट जब इसी में तुम क्या करते हो, जल और मिला देते हो, तब ये तुम्हारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये किसका बन गया मेरे भाई? एक क्वेश्चन से तुम्हारे कई क्वेश्चंस मैं तैयार कराने वाला हूं। अगर जिप्सम का फार्मूला पूछ देता है तो तुम बना सकते हो। यानी कि क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जल मिला देने से क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, यानी कि तुम्हारा जिप्सम तैयार हो जाता है, और कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो जान सकते हो यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण भी नहीं होगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर नहीं होगी, बेकिंग पाउडर भी नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर क्या होने वाला है, धावन सोडा। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, धावन सोडा। एक मिनट रुकना स्टूडेंट, देखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। कॉल आ रहा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको नोट भी करते रहो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, समझते चलना। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई, बहुत बहुत लाजवाब लाजवाब। बस समझते चलना, पढ़ते चलना, और स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको नोट करते चलना, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी तो 7 क्वेश्चन हुए मेरे भाई, 50 क्वेश्चन तक लेकर आया हूं, बस लास्ट तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही मजा आने वाला है भाई, समझना अच्छे से इसको, देखना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो स्टूडेंट अगर तुम पढ़े होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें बताया गया होगा एल्कीन एल्काइन एल्केन क्या होता है। भाई चलो एक बार इसको समझा ही देता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन,
हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। क्या? पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े होगे तो संतृप्त में कौन आता है? संतृप्त में आता है क्या? एल्केन। और असंतृप्त में क्या आते हैं? 2 आते हैं। कौन कौन? एल्कीन और क्या आता है भाई? एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन आता है मेरे भाई। एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में पढ़े होगे तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एल्केन में, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है मेरे भाई। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके लिए क्या होता है? जनरल फार्मूला इसका क्या होता है भाई? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन का हो गया। अब एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। अब आ गया बात एल्कीन की, तो एल्कीन का क्या होता है मेरे भाई? CnH2n-2 होता है भाई। CnH2n-2 होता है मेरे भाई। तुमसे बार बार बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आएंगे और उस एक क्वेश्चन के चलते मैं कम से कम 4 MCQ तुम्हारा तैयार करा के ही जाऊंगा। इस पे क्वेश्चन पे ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसा ही बनेगा, इस ग्राफ को याद रख लेना। अभी इसी में कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो तुम्हारे बॉन्डिंग पे पूछ देंगे, उसको भी तुम कर सकते हो। इसके अलावा अगर बोर्ड में भी आता है इसके बेसिस, तो तुम इस टॉपिक पे अगर आया तो मैं उम्मीद नहीं, आशा, पूरा विश्वास लगाता हूं कि तुम इस पे आने वाले हर एक क्वेश्चन को तुम फोड़ दोगे मेरे भाई। पता है तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें रास्ते दिखाने की जरूरत है। अपने बुद्धि को खोलो मेरे भाई, बुद्धि को खोलो, बुद्धि का प्रयोग करो अच्छे से। तुम कमजोर नहीं हो। बस बोलता हूं बार बार कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे भाई तुम हारे नहीं हो और कभी नहीं हारोगे, बस मेहनत करना। अभी इसको, बस इस ग्राफ को याद रखना। आने वाले बहुत सारे, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इस ग्राफ से सॉल्व होने वाले हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, किसका पूछा है? तो एल्केन का तुम्हें पता है CnH2n, एल्कीन का CnH2n+2, CnH2n, और एल्काइन का पूछा है तो एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n-2। यानी कि तुम्हारा एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। मेरे भाई लास्ट तक बने रहना, ऐसे ही एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन तैयार कराते चलूंगा यार। फाड़ के रख दोगे तुम। क्यों टेंशन लेता है? शिवम भैया साइंस में है ना, टेंशन क्यों लेता है? अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले तो तुम मेरे से कहना, फाड़ के एकदम रख दोगे क्वेश्चंस को। एकदम मजा आने वाला है, बस सेशन के लास्ट तक बने रहना। और सेशन में मजा आए तो दोस्तों के बीच भी शेयर करना, क्योंकि वो भी देख सके तुम्हारा भला हो रहा है तो उनकी भी भलाई होनी चाहिए। वो भी पढ़ ले, जो कुछ नहीं पढ़ा है देख के चले जाना। शिवम भैया पे भरोसा रखना। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो इस सेशन को देख लेना। इसके पहले मैंने 2 सेशन और दे रखा है, उसको जाके देख लेना। आज ही गारंटी कहता हूं, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता है मेरे भाई। एकदम फाड़ के रख दोगे, फेल कभी नहीं होगे। शिवम भैया उतना दे देंगे। ये पढ़ा दे रहा हूं MCQ, इसके पहले 2 सेशन दिया हूं, लघुत्तरी का, MCQ का। जाके सब सेशन देख लो, तुम्हें कोई कभी फेल ही नहीं कर सकता है मेरे भाई साइंस में। इतना तो मेरे पता है, तू कमजोर नहीं है, बस तेरे को रास्ता दिखाना है। बस मेहनत कर मेरे भाई, शिवम भैया पे भरोसा रखना। बहुत मजा आगे आने वाले सेशन में होने वाला है। बस अच्छे से पढ़ के चले जाना, एकदम फाड़ दोगे पेपर में, एकदम फोड़ के रख दोगे। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? स्टार्ट हो गया है अब बायोलॉजी। देखते हैं बायोलॉजी का ही पहला क्वेश्चन आ गया। क्या है? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जड़ के द्वारा जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं, जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं,
उसका परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो भाई तुमको बता दें, अगर पढ़े होगे तो जाइलम टिश्यू जो होती है उसी के द्वारा क्या होता है, इसका परिवहन होता है। ठीक है भाई, बायोलॉजी है, थ्योरेटिकल है, अगर पढ़े होगे तभी तुम्हें पता हो पाएगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखना भाई, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित क्रिया द्वारा होती है। कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, समझते हैं बस क्वेश्चन को। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होती है, ये मान सकते हो? तो क्वेश्चन में देखते हैं, अब सॉरी ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है। पुतली, पश्चमाभि मांसपेशी, दृष्टिपटल, परिनालिका। मेरे भाई बार बार कह रहा हूं, इलिमिनेशन करना मत भूलना। जब पढ़ाता हूं तब कहता हूं एमसीक्यू में सबसे पहले गलत को छांटो, अगर गलत छांट दिए तो लास्ट में जो बचेगा, अगर नहीं भी पता है तो भाई आंसर तो वही होगा यार, इतना तो पता ही होगा तुम्हें, इतना तो जान ही रहे होगा। 3 गलत कर दिए, एक जो बचा है भाई, ए यार आंसर तो वही है, मार तो दोगे ही, इतना तो पता होगा तुम्हें। तो पता है तुमको, पुतली होगी नहीं, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना होता है, रेटिना होगा नहीं, क्योंकि इस पे तो प्रतिबिंब जाके बनता है जिससे आप चीज को देख पाते हैं। परिनालिका तो किसी शर्त पे नहीं होगी, यानी कि मेरे भाई हमारा आंसर क्या होगा? पश्चमाभि मांसपेशियां, यानी कि ये क्या करती हैं, अभिनेत्र लेंस को क्या करती हैं, समंजित करती रहती हैं। यानी कि जैसे हमारे आंख को प्रकाश की जरूरत पड़ती है, वैसे वो क्या करती है, पश्चमाभि मांसपेशियां उसको क्या करती है, पकड़ी रहती हैं, और जैसा उसको जरूरत होता है समंजन करती रहती है, समंजित करती रहती है। जैसे तुम्हारे आंख की जरूरत पड़ती है लेंस को, वैसा वो क्या करता है, उसको पश्चमाभि मांसपेशियां किनारे से पकड़ी रहती हैं, जैसे तुम्हारे आंख को जरूरत होती है उसको समंजित करती रहती हैं। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पश्चमाभि मांसपेशियां। हमारे अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन कौन कराता है? पश्चमाभि मांसपेशियां। भूलना नहीं मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है सेशन में, ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यदि क्या कह रहा है, देखना अच्छे से समझना मेरे भाई। बोल रहा है यदि 7 सेमी ऊंची वस्तु 8 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। मेरे भाई प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है तो तुमको भी पता है लेंस का सूत्र 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो भाई तुम्हें v, u और f की जरूरत है, तो बस 3 ही की जरूरत है। तो 7 सेमी ऊंची वस्तु, भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 7 सेमी ऊंची वस्तु, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 7 सेंटीमीटर। मेरे भाई तुम्हें बता दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें सिर्फ दिया है किसके लिए, 7 सेंटीमीटर, सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मेरे भाई दिया है कि तुम क्या करो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कि तुम देख लो उसमें कि गिवन है, और तुम उसी क्वेश्चन में क्या करो, उलझे रहो। अब भैया उलझ गए तो क्या होगा, पता है तुम्हें, एक एमसीक्यू के पीछे तुम आसान 10 एमसीक्यू का भी समय क्या करोगे, खा लोगे। इसलिए मेरे भाई बार बार कह रहा हूँ, शिवम भैया के साथ जुड़े हो तो डरना नहीं। हर एक पेपर में, हर एक एमसीक्यू में, हर एक साइंस के क्वेश्चन को तुम फोड़ के रख दोगे, बस लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। समझाता हूं कैसे, तुम्हें सिर्फ दिया है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि भाई अगर हमें जरूरत है 2 रोटी खाने की तो जबरदस्ती क्यों 4 रोटी खाएं। हमारा ध्यान सिर्फ 2 ही रोटी की तरफ होनी चाहिए, 2 रोटी जिसका है वो लेकर जाए। आ रहा है समझ में? अगर जरूरत सिर्फ 2 ही रोटी की है तो हमारी नजर सिर्फ 2 ही रोटी की होनी चाहिए। अगर हमारे मंजिल इधर जाने की हो तो हम इधर ही ध्यान दें, ना कि इधर ध्यान दें। इधर ही जाएंगे, थोड़ा लेट तो लगेगा, समय तो लगेगा, बट जाएंगे मेरे भाई, मंजिल तो मिल ही जाएगी। लेकिन मेरे भाई ये भी अगर तुम लेट लगाओगे तो सॉल्व तो होगा, बट इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू छूट जाएंगे। तो मेरे भाई सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला हूं भाई, कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर एक क्वेश्चन को तुम कर जाओगे, बट हर एक क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि 7 सेमी ऊंची वस्तु, यानी कि सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुमको पता है फोकस दूरी क्या होती है,
फोकस दूरी पॉजिटिव में होगी, कितनी है फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है 12 सेमी की दूरी पर उत्तल लेंस, फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखी है। मान लो कोई वस्तु रखी है तो क्या है रखी है, तो ये क्या हो गया माइनस में हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके बाएं साइड रखी है या फिर उसके सामने रखी होती है तो क्या होता है माइनस में होता है। यानी कि तुम्हारी भी की वैल्यू पूछ रही है मेरे भाई, भी की वैल्यू पूछ रहा है। ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, हाइट ऑफ 7 सेमी ऊंची वस्तु दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि तुम उसी क्वेश्चन पे क्या रहो गिवन पाके उलझे रहो और समय अपना सब उसी में वेस्ट कर दो। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ संभल के करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 1/f बराबर लेंस का सूत्र जानते हो 1/v माइनस 1/u, तो 1/8 हो जाएगा। सॉल्व करना मेरे भाई अच्छे से, और 1/v तुमसे पूछ रहा है माइनस 1/-12। ठीक है, अगर अबे छोटे बच्चों वाली सवाल है मेरे भाई, सॉल्व किए होगे 5 में 6 में पढ़ाया जाता है, सॉल्व किए होगे। ठीक है, तो ध्यान देना 1/, सॉल्व किए होगे तो 1/8 बराबर 1/v पूछ रहा है माइनस 1/-12। क्या हो गया 1/-12। ठीक, ध्यान देना, तो 1/8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भाई इधर आएगा तो 1 माइनस में आ जाएगा 1/12 बराबर 1/v। ठीक है मेरे भाई, समझते चलना यार अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन को, अगर इसका एलसीएम तुम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, एलसीएम में छोटे बच्चों वाली सवाल है भाई, 10th में हो, 10th की थोड़ी इज्जत बनाए रखना। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस पे तुम उम्मीद कर सकते हो भाई। 24 एलसीएम आएगा, इसको करोगे तो 3 माइनस 2 आएगा इक्वल टू 1/v, 3 में से 2 जाएगा तो 1/24 इक्वल टू 1/v। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 24 इसको पलट दोगे, इसको पलट करो, रेसिप्रोकल है, कर दोगे वहां से इसको चेंज कर दोगे, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा v बराबर 24, यानी कि मेरे भाई v बराबर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। किस में आया मेरे भाई पॉजिटिव में, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 24 सेमी। ठीक है भाई, संभाल के एकदम अच्छे से पढ़ते चलो। ठीक है, जहां भी कोई दिक्कत होगा, अगर दिक्कत कोई किसी भी सवाल में तो कमेंट में एक बार जरूर बताना भाई। प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है तो जरूर कमेंट करना, शिवम भैया यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कमेंट में जरूर बताना प्रिंटिंग मिस्टेक अगर कहीं होती भी है तो। और अगर कहीं तुम्हें क्वेश्चन समझ में ना आए तो भी शिवम भैया के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना कि शिवम भैया ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है। और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक के वीडियो के लिए भी कमेंट करना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को अगर उतारना है, इसके सॉल्यूशन को तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है भाई, अगर पढ़े होगे तो एकदम ते तो हलवा क्वेश्चन है, बाबू वाला क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा, और इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई, याद रखे रहना इस चीजों को, जहां सॉल्व कराने वाला आएगा शिवम भैया वहां तुम्हें पीछे नहीं हटेंगे, तुझे बताने में एकदम अच्छे से करते चलना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक है भाई। प्रतिरोधकता का मात्रक अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
किसी वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। दर्पण ऑप्शन में दिया है दर्पण। तो भाई तुमको बता दें, उत्तल दर्पण ऑप्शन में दिया है, अवतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण होता है लेंस दिया है। भाई उत्तल दर्पण सबसे पहले आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो भाई उत्तल दर्पण तो होगा नहीं। अवतल दर्पण हो सकता है, क्योंकि तुमने अवतल दर्पण का लास्ट नियम अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जब भी वस्तु क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। अगर पढ़े होगे तब, मेरे भाई पढ़े होगे तभी पता होगा, वरना बोल दोगे कि शिवम भैया क्या बोल के जा रहे हैं। भाई अगर अवतल दर्पण का नियम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा, जब वस्तु क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा तथा आभासी बनता है। तो मेरे भाई यहीं पे इसका तुमको आंसर बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण ही इसका आंसर होगा। अवतल दर्पण द्वारा अवतल लेंस होगा नहीं, समतल द्वारा तो समान ही बनेगा। समझते हैं भाई, यहाँ पे समझते चलते हैं। ये मत कहना कि शिवम भैया ने समझाया नहीं, समझाते चल रहा हूँ भाई। जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी, जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी, वहां मैं समझाऊंगा। बोल रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। भाई अवतल दर्पण सबसे पहले क्या करना है, अवतल दर्पण को बनाना है। बनाओ रे बनाओ, अवतल दर्पण को बनाओ। अवतल दर्पण के बाद क्या करोगे भाई, मुख्य अक्ष को बनाओगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष को बनाओगे। तुमको पता है यहाँ पे क्या होता है, पोल यानी कि ध्रुव, यहाँ होता है फोकस, यहाँ होता है क्या, वक्रता केंद्र। मेरे भाई अगर इसका नियम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा, वस्तु कहाँ होती है, जब फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखते हैं, तुमको पता होगा जब कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है। और दूसरा, इसका जब ध्रुव से टकराएगी तो सीधा निकल जाएगी। यानी कि मेरे भाई यहाँ पे कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रतिबिंब कहाँ जाके बनती है मेरे भाई, आभासी जाके बनेगी। अब कहाँ बनेगी देखते हैं। यानी कि इसने क्या किया, यहाँ पे आके इसने कट किया। तो मेरे भाई पहले इसको थोड़ा सा मुख्य अक्ष को और बढ़ा लेते हैं। इसने क्या किया, ये क्या है तुम्हारा भाई, क्या है, मुख्य अक्ष है। तो भाई यहाँ पे तुम देख रहे होगे, यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे आके कट किया। यानी कि प्रतिबिंब देख रहे हो, डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, आभासी को। तो यहाँ पे देख रहे होगे वस्तु इतनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो मेरे भाई अवतल दर्पण में तुमने देख लिया, अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। देख लिए तुमको कैसे। मेरे भाई बोला हूं एक एमसीक्यू से तुम्हारा 4 एमसीक्यू तैयार कराऊंगा। भाई ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। और यहाँ पे शिवम भैया का 100% गारंटी ले लो, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा जरूर, चाहे वो एमसीक्यू में आए चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न में आए। शिवम भैया का यहाँ पे एकदम सिग्नेचर लेके चलना कि ये आएगा तो क्वेश्चन आएगा 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 आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे वो लघु उत्तरीय में आए या फिर अति लघु उत्तरीय में आए, बट मेरे भाई आएगा तो आएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। अगर कह दिया कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनाइए, अगर वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, तो उसका रेखा चित्र बनाइए, आएगा। तो मेरे भाई घबराना नहीं, शिवम भैया साथ है, बोले हैं एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। इस क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन तुम बना लिए, अगर आएगा तो तुम इसको भी दिखा सकते हो एकदम अच्छे से। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भाई इस क्वेश्चन को तुम एकदम लगा लेना, दम समझो। तो स्टार के साथ साथ तुम इसको डायमंड क्वेश्चन भी बोल सकते हो, डायमंड क्वेश्चन। भाई एग्जामिनर का बहुत ही माना जाना क्वेश्चन ये कहलाता है। क्योंकि भाई माना जाना क्वेश्चन इसलिए कहलाता है, रात हो गई है भाई, रात हो गए हैं भाई, तुम्हारे लिए टीचर इतना कर सकता है, ये भी लग रहा है, सब मच्छर भी बहुत लग रहे हैं, बट कोई नहीं, इससे कोई नहीं मतलब, हमको अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। रात के 12:30 हो रहे हैं भाई,
तुम्हारे लिए शिवम भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, तू मेहनत कर मेरे भाई, एकदम फोड़ के रख देना इस बार एग्जाम में। तो भाई बोल रहा हूँ डायमंड क्वेश्चन इसको मान के चलना, डायमंड क्वेश्चन, एकदम डायमंड क्वेश्चन मान के चलना, क्योंकि भाई डायमंड की कीमत समझते हो, इस क्वेश्चन की भी कीमत समझ लेना। अगर आएगा तो बहुत ही बढ़िया नंबर देके ही जाएगा, लेकिन इतना कह रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, अगर पेपर में नहीं मिला किसी भी सेट में तो तुम मेरे से कहना कि शिवम भैया आपने सही नहीं बोला था। भाई एग्जामिनर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है, इसलिए संभल के मेरे भाई, जहां डायमंड लग गया, जहां शिवम सर ने अपना सिग्नेचर कर दिया, 100% लिख दिया, वो क्वेश्चन आना है तो आना है, गारंटी है आना है। और इस जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एज इट इज ये सब क्वेश्चन तुम पाओगे, बट इस क्वेश्चन को कभी शर्त पे मत भूल के जाना, किसी भी शर्त पे भूल के मत जाना, नहीं तो बाद में पछताओगे, बाद में शिवम भैया को जरूर याद करोगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, पढ़े होगे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी विद्युत धारावाही, भाई यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, विद्युत धारावाही सीधी सभी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिर की ओर जाने से घट जाता है, बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। समझते हैं भाई। सबसे पहले मान लो यहाँ पे कोई है कंडक्टर, एक हम लेते हैं कोई कंडक्टर, ठीक है, इस पे क्या करते हैं, कोई कॉपर की वायर से क्या करते हैं इसको, ठीक है, लपेट देते हैं। जैसे ही लपेटते हैं परिनालिका तैयार होती है तुम्हारी, ठीक है, और जैसे ही इसमें विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारावाही सीधी सभी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फ्लो करने लगता है एक परिनालिका के भीतर। भाई अगर पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि जैसे ही विद्युत धारा इसमें बहना चालू होती है, इसके अंदर आने पे क्या होती है, वो सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो भाई सबसे पहले भाई ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र तो पक्का होगा भाई, तो इसलिए तुम्हारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, शून्य होता है, ये नहीं होगा। इसके सिर की ओर जाने पर घटा है, ये भी नहीं होगा भाई, इसके सिर ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। तुमको मैंने पहले बता दिया है कि इसमें जैसे ही अंदर प्रवेश करता है वो क्या होता है, एक समान रूप से जाता है, तो इसलिए सभी बिंदुओं पे वो क्या होता है, वो क्या होती है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। मेरे भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जितना भी बता रहा हूं भाई किसी भी शर्त पे छोड़ना नहीं, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया इसमें 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 रिएक्शन कराने पे क्या होता है, बताइए एक्स के जगह पे क्या रहेगा। एक मिनट रुकना भाई, आता हूं। चलो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर रिएक्शन कराते हैं, जलाते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट H2O और साथ में क्या होता है। अगर पढ़े होगे भाई रिएक्शन तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता होगा कि क्या होता है, उसको जलाने पे क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट के साथ H2O और CO2 गैस बाहर निकलता है, इसलिए भाई ये तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो भाई असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में तुमने पढ़ा है, असंतृप्त में क्या होता है, कार्बनिक असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो भाई यहाँ पे बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन दिया है, यानी कि कह रहा है कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि असंतृप्त यानी कि या तो डबल की बात होगी, अनसेचुरेटेड पूछा है, यानी कि या तो डबल बॉन्ड की या फिर ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसमें तो सब में सिंगल बॉन्ड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड की बात हुई है भाई, आंसर हमारा यही हो जाएगा। एकदम बेहिचक भाई बोल रहा हूँ, शिवम भैया के साथ अगर जुड़े हो तो घबराना नहीं, एकदम जीरो से हीरो तेरे को बना के रख देंगे, जीरो से हीरो तू बनेगा, एकदम जीरो से हीरो बन जाएगा। बस जो पढ़ा रहे हैं उसको बेसिक से मजबूत करते चलना, मैंने वही बताया है, अभी बताया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, आगे आने वाला बहुत क्वेश्चन इस पे सॉल्व होने वाला है। अगर पढ़ लिए होगे अच्छे से तो तुम्हें पता होगा डबल बॉन्डिंग आई है, यानी कि क्या है, या तो एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा। डायरेक्ट कई भाषा में असंतृप्त कार्बनिक बोल दिया है,
तो असंतृप्त में एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो आंसर पे हिचक मार सकते हो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन अम्लों के लिए सत्य है। सबसे पहले बार बार बोलता हूं भाई, एमसीक्यू में आंसर जो है, ऑप्शन जो है, इलिमिनेट करना सीख। शिवम भैया का पहला फैक्ट हमेशा जिंदगी भर याद रखना, भूलना नहीं मेरे भाई, जिंदगी भर याद रखना शिवम भैया का फैक्ट कि इलिमिनेशन करना। प्लीज मेरे भाई इलिमिनेशन करना सीख ले जिंदगी में, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, जेबी हो, जोई हो, जो भी आता है तुम्हारे पास एमसीक्यू के क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर इलिमिनेशन करना तू सीख गया तो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम को तुम फाड़ सकते हो, फोड़ सकते हो एकदम अच्छे से अगर समझोगे तब। इलिमिनेशन करना पहले सीख जाओ, और इलिमिनेशन उसी शर्त पे हो पाता है जब उस टॉपिक पे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तब। इलिमिनेशन करना सबसे पहले मैं बताता हूं भाई, क्वेश्चन को पढ़ो और उसको इलिमिनेट करना सीखो, समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अम्लों के लिए सत्य है। भाई अम्ल नॉर्मल भाषा में जानते हो स्वाद में वो खट्टे होते हैं। सबसे पहले कड़वे को तो हटाओ यहाँ से यार, खत्म करो, भाग, कड़वे की तो कोई बात ही नहीं होगी। अगर पढ़े होगे तो तुमको पता होगा जो खट्टा है यानी कि जो अम्ल है वो नीले लिटरस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, यानी कि तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, बोल रहा हूं बार बार, अगर सेशन में मजा आए तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। भाई जमीन के अंदर से, भूमि के अंदर से खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, एब्जॉर्प्शन। जो मिनरल्स एंड वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है मेरे भाई, किसके द्वारा होता है, रूट के द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है। तो भाई इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बस समझते चलो, मारते चलो भाई, बहुत मजा आने वाला है सेशन में, बहुत मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अगर भाई बार बार कह रहा हूं, बायोलॉजी पूरा थ्योरेटिकल है, अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा फ्लोएम जो क्या करता है, भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके रूप में होता है मेरे भाई, सुक्रोज के रूप में होता है। बायोलॉजी में तुमको समझाते चल रहा हूं, बस ऐसे अगर पढ़े होगे तो तुम्हें जरूर पता होगा। ऑप्शन को लगाते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, मारते चलो, फाड़ते चलो, और एग्जाम में जाके फोड़ देना मेरे भाई। सेशन में आप तांडव, एक तांडव मचा देना मेरे भाई। अगर शिवम भैया से जुड़े हो तांडव मचाना है, मचा के रख देना है मेरे भाई। शिवम भैया के तुम लोग भाई हो, शिवम भैया के बहन हो, दीदी हो, बाबू हो, बहनी हो, भैया हो, बबनी हो, बबुआ हो, शिवम भैया के हो, साइंस में एकदम फाड़ के रख देना है, घबराना नहीं है। जहां भी दिक्कत होती है तो शिवम भैया से बोलना, कमेंट करना कि शिवम भैया हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसा क्वेश्चन चाहिए, नहीं मिले तो तू बोलना मेरे भाई। तुमको बार बार कह रहा हूं, रात के 1 बजने जा रहे हैं, 12:30 हो रहा है, इस टाइम अगर शिवम भैया तेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता है मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बहनी, मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे दीदी, क्यों नहीं तू कर सकते हो लोग। मेहनत कर अच्छे से, शिवम भैया हमेशा तेरे साथ खड़े हैं, थे और रहेंगे भी। बस कमेंट में बोल देना शिवम भैया हमें वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए, शिवम भैया तुरंत तुम्हारे लिए रेडी हैं, बस रेडी रहना मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेनिन का स्राव होता है। पढ़े होगे भाई तो तुम्हें पता होगा रेनिन का स्राव कहां से होता है, अमाशय से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। कॉपर टी के बारे में पूछ रहा है। देखो अगर पता हो तो तुम बताओ कि कॉपर टी है क्या है, देखना। ऑप्शन में दिया है रोग निरोधक, दंत उपकरण, गर्भ निरोधक और डिंबवर्धक। मेरे भाई अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि कॉपर टी क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं भाई, रोग निरोधक नहीं होगा, क्या
रोग निरोधक नहीं होगा, दंत उपकरण नहीं होगा, गर्भ निरोधक होता है भाई। अगर पढ़े होगे तो पता होगा तुम्हें कहां से गर्भ निरोधक होता है, इसको समझते हैं, ध्यान देना। ये है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये है तुम्हारे फिम्ब्रियाई, यहाँ है तुम्हारा ओवरी, ठीक है, ध्यान देना। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी है ओवरी, ठीक है। पूरा नाम नहीं बताऊंगा। ये तुम्हारा होता है क्या, फैलोपियन ट्यूब, क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओविडक्ट या फिर अंडवाहिनी बोलते हैं भाई। तो ध्यान देना, हिंदी में अंडवाहिनी, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। जब यहाँ से क्या होता है, ओवरी ये कंडे यहाँ से रिलीज करती है। तो भाई मैं बोला हूँ गर्भ निरोधक मतलब होता है, निरोधक मतलब होता है रोकने वाला, यानी कि एक बैरियर का काम करने वाला, समझ सकते हो एक तरह से। तो भाई गर्भ निरोधक होता है, ये क्या होता है गर्भ निरोधक, एक ट्यूब लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूब लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, इसके क्या करती है, अंडवाहिनी को क्या करती है, रोक देती है। यानी कि यहां से अगर स्पर्म जाता है, क्या करता है, अगर स्पर्म यहां से जाके इससे क्या करना चाहता है, फर्टिलाइज करना चाहता है, तो इस केस में क्या होता है, यहीं से रुक जाता है और यहाँ पे आके अंडे से क्या होता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए कॉपर टी क्या होती है हमारे लिए, गर्भ निरोधक होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका गर्भाशय है, क्या है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। यहाँ पे होती है वजाइना, सर्वाइकल कैनाल होते हैं, इसके 3 लेयर होते हैं, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। भाई बहुत डीपली पढ़ाता हूँ, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर तुम पढ़े होगे तो पता होगा, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो इसके पीछे मैं एक वीडियो बना दिया हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, एक 1 शॉट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी इवेंट बता दिया हूँ। अगर जाके देखना हो तो उसको देख सकते हो, नहीं देखना है तो यहाँ समझ लिए कॉपर टी क्या होता है। मैं भाई बार बार कहता हूँ सिर्फ काम का ही बात करना, सिर्फ काम की ही वीडियो देखना है, जिससे तुम्हारा काम हो और काम करने के बाद तुम्हारा नाम हो, सिर्फ वही करना है मेरे भाई। शिवम भैया के साथ जुड़े हो तो काम के साथ एकदम नाम की बात करना, यहाँ काम करोगे अच्छा तो नाम एक दिन जरूर होगा, और शिवम भैया से जुड़े हो तो काम भी अच्छा होगा, जब काम अच्छा हुआ तो नाम भी होगा। बस जुड़े रहना अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चैन बोल रहा है, आहार श्रृंखला यानी कि जो हम लोग का आहार का चैन है वही पूछ रहा है। तो भाई घास और गेहूं, और गेहूं और आम, भाई घास को गेहूं खाने की आहार की बात हो रही है तो खाने की बात हो रही है, तो ये तो कभी होगा नहीं, इसमें कोई संबंध है नहीं, ये एक दूसरे को कभी खा नहीं सकते हैं। घास बकरी को खाती है, खा सकती है, और बकरी को मानव खा सकता है। मेरे भाई यहीं पे तुमको आंसर दिख रहा है एकदम अच्छे से। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, बकरी गाय को खाती है, गाय बकरी को खाती है, कभी होगा ही नहीं। गाय हाथी को खाती है, भी कभी होगा नहीं, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। घास मछली को खाती है, भी नहीं होगा। मछली बकरी खाती है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई हमारा लास्ट में एक तरह से बताऊं तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घास बकरी तथा मानव, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। एक आहार श्रृंखला, एक फूड चेन तैयार है मेरे भाई। बोल रहा हूं ना, एकदम इजी इजी क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। अगर थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है तो सीएम भैया तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं। बोल रहा हूं बार बार, अगर काम की बात करनी है तो सीएम भैया से जुड़ो, काम होगा और काम अच्छा होगा तो नाम जरूर होगा मेरे भाई। बोल रहा हूं बार बार, बस हिम्मत नहीं खोना, शिवम भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जिंदगी में आने वाली किसी भी परेशानी से मत घबराना मेरे दोस्त, शिवम भैया तुम्हारे हमेशा था, तुम्हारे साथ है शिवम भैया, एकदम हमेशा तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ है शिवम भैया, घबराना नहीं। एकदम फाड़ के रख दो मेरे भाई, एकदम फाड़ के रख देना, शिवम भैया हमेशा तुम्हारे साथ है, एकदम फाड़ के रख देना। जिंदगी में आने वाली किसी भी परेशानी से मत घबराना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी दीदी, तुझसे मिलने एक दिन सितारा भी आएगा, सितारा भी आएगा। बस मेहनत करती जा, पढ़ती जा मेरी बहनों, मेरे बहनों, मेरी बहनी, दीदी, बाबू, भैया, बस पढ़ते जाओ, बहुत मजा आने वाला है सेशन में, एकदम फोड़ के रख दोगे 10th का साइंस।
चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में उत्सर्जी तंत्र बना होता है। भाई मानव में उत्सर्जी तंत्र कहाँ है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बता दे मेरे भाई, तुम्हारे पास 20 से पैसी 2 किडनी होती है, ठीक है, 2 ऐसी किडनी होगी, ठीक। इसमें से ऐसे मूत्र वाहिनी निकले रहते हैं, ठीक है, मूत्र वाहिनी निकले होंगे, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, मूत्राशय होता है, ठीक है। मूत्र वाहिनी ये तुम्हारे क्या हो गए, वृक्क हो गई, क्या हो गई, वृक्क हो गई। ये क्या हो गया, मूत्र वाहिनी हो गई। ये क्या हो गया, मूत्राशय हो गया। और यहां से तुम्हारा क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो मेरे भाई देख रहे होगे ऑप्शन में कह रहा है कि मानव में उत्सर्जी तंत्र बना होता है। एक जोड़ी वृक्क यानी कि एक जोड़ी में 2 गो, यानी कि यहाँ पे तुम्हें 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 पेयर, 1 पेयर दिखाई दे रहा है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, यानी कि मानव के उत्सर्जी तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ी वृक्क भी होती है। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी दिखाई दे रही है भाई, एक जोड़ी, ये भी सही है। मूत्राशय भी दिखाई दे रहा है, मूत्राशय भी है। मूत्र मार्ग भी दिखाई दे रहा है, मूत्र मार्ग भी है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ देखो 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। भाई यही देख के यहाँ पे ट्रिक नहीं मार देना, नीचे भी ध्यान देना। अगर एक ही में ऐसा क्वेश्चन आता है, शिवम भैया तुम्हारे लिए हर प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए हैं, घबरा नहीं, देख लेना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑप्शन को संभल के, ऑप्शन को संभल के मेरे भाई, ऑप्शन को संभल के मारना, ट्रिक ऑप्शन को संभल के मारना, ठीक है। और बार बार कह रहा हूं, अगर वीडियो मजा आ रही हो, सेशन को शेयर करो मेरे भाई, दोस्तों के पास, सहेलियों के पास, सखियों के पास, जिसका जो है शेयर करो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, शिवम भैया तुम्हारे साथ है, एकदम फाड़ के रख दोगे। बहुत मजा आने वाला है सेशन में यार, क्यों घबराते हो, बहुत मजा आएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है। भाई गए होगे तुम अगर बार्बर की दुकान पे, नाई की दुकान पे, ठीक है, हमारे यूपी बिहार में उन सबों को हजाम भी बोला जाता है। नाई की दुकान पे अगर गए होगे तो तुम्हें पता होगा, दाढ़ी बनाने के बाद एक कितना बड़ा सा उठाता है, व्हाइट कलर की, पानी की तरह होता है, जाके रगड़ देता है जहां कटा हो, जहां कटता है वहां रगड़ता है। छन 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 करते हो तुम सब, क्यों भाई, जिसका कटा होगा, जिसको लगाया हो उसी को पता होगा। वो क्या करता है, ब्लड को रोकने का काम करता है। और क्या होता है वो, फिटकरी होता है। तो मेरे भाई वो क्या होता है तुम्हारा, फिटकरी होगा, यानी कि आंसर हमारी क्या हो जाएगी, फिटकरी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या। भाई इतने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा, मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। भाई मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि कहने का मतलब है इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4। दायां अलिंद बायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, यानी कि इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं मेरे भाई, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। समझते चलना, कोई भी दिक्कत हो एक बार जरूर बताना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई बार बार स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूं, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत मजा आने वाला है सेशन में। हर चीज नहीं समझाते चलूंगा, जहां पे समझाने की बात आई वहां जरूर समझाऊंगा मेरे भाई। वहां पे तुम नहीं कह सकते हो कि शिवम भैया ने समझाया नहीं, समझाऊंगा हर चीज जहां समझाने वाली आएगी। बायोलॉजी है, इसको पढ़े होगे तभी तुमसे कुछ हो पाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। अगर तुमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो ये फ्लावर की बात हो रही है। फ्लावर कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। भाई सबसे पहले तुमको बता दे, अगर पढ़े होगे तो पराग कोष में होता है परागकण। भाई इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, ये तुम्हारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
और यहाँ पे क्या है, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा वर्तिकाग्र, क्या है, ये है तुम्हारा वर्तिकाग्र, ये है तुम्हारा क्या, परागकोश, क्या है, परागकोश। ये है फिलामेंट यानी कि तंतु। ये क्या है तुम्हारा, अंडाशय। और ये क्या है तुम्हारा, वर्तिका। यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय मिला के क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका, फ्लावर का। क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत मजा आएगा मेरे सेशन में। शिवम भैया पे पूरा भरोसा रखना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों मिलके बनाते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यानी कि तुम्हारा फीमेल हो गया। और ये है तुम्हारा परागकोश। और परागकोश में अगर पढ़े होगे तो परागकोश में छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं। भाई ये दिखाइए कभी नहीं देंगे, सब माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। यानी कि ये क्या होता है, पराग कण होता है। तो मेरे भाई फटाक से तुम ट्रिक मार दोगे कि पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, एक एमसीक्यू से 4 एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ। ये सब इतना पढ़ लिए हो, इसमें इस टॉपिक पे कोई भी नाम आएगा तो तुम बहुत अच्छे से मार ले जाओगे। ठीक, चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना मेरी बहनों, घबराना नहीं, शिवम भैया तुम्हारे साथ हैं। देखना मेरी बहनों भाइयों, एकदम मस्त से पढ़ते रहना, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य। भाई अभी इसके पहले एक बार और क्वेश्चन आया था, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल का संवहन होता है। अगला चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। भाई मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए, सोचने का कार्य। भाई मस्तिष्क ही करता है शरीर का संतुलन। भाई देखना क्या होता है, देखते होगे, दिखाता हूं, दिखाई दे रहा है, समझ रहे होगे क्या है। भाई इसका यूज हम लोग करते हैं साइंस में एक्सपेरिमेंट के लिए। देख रहे हो भाई, दिखाई दे रहा है, समझाता हूं क्या है। भाई बहुत कुछ भरा पड़ा है, आ रहा है समझ में ना। देखना यहाँ एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट होता है। बोल रहा है सोचने का कार्य शरीर का संतुलन। बताता हूं क्यों दिखाया हूं, देख रहे थे ना किसके काम में आता है। देखते होगे पी के पता नहीं चलता है, जैसे लगता है कि स्वर्ग पहुंच रहे हैं लोग, स्वर्ग में मस्ती कर रहे हैं, कोई इधर गिरता है कोई उधर गिरता है। तो भाई शरीर की संतुलन भी कौन कराता है, तुम्हारा मस्तिष्क ही उत्तरदायी होता है। और हृदय स्पंदन के लिए, हृदय पंपिंग के लिए कौन होता है, मस्तिष्क ही होता है। तो इसलिए मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी का। उत्तरदायी किसमें होगा, सभी में होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान देना बस मेरे भाई। मम्मी पापा बहुत उम्मीद लगाए हैं सब पे, बच्चों पे, तुम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना। इश्क मोहब्बत एक ऐसी नशा है जो समय आने पे छूट जाती है। बट मेरे भाई दारू सिगरेट और शराब एक ऐसी नशा है जो जितना ही दिन होगा उतना ही तुम्हारे पास आएगी। इसलिए भाई एक तरफ अगर इश्क मोहब्बत होता है तो कर लेना मेरे भाई, बट इस नशे में कभी मत पड़ना, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि भाई यहाँ पे देख रहे हो, जब ऐसा समय आता है तो मस्तिष्क भी काम नहीं कर पाता है और पता नहीं चलता है हम जिंदगी के किस कोने में, किस स्वर्ग में, कहाँ है, किस लोक में है, पता नहीं चलता है मेरे भाई। संभल के मेरे भाई। सीएम भैया कहते हैं अगर हो तो कर लेना, इश्क मोहब्बत कर लेना, बट ऐसी नशा कभी नहीं करना। इश्क मोहब्बत करोगे कभी साथ छोड़ेगी, फिर नहीं करोगे, लेकिन ये कभी ना साथ छोड़ती है मेरे भाई और ना ही कभी तुमको छोड़ने देगी, ना अपने छोड़ेगी ना तुम्हें छोड़ने देगी। इश्क मोहब्बत हुआ, प्यार हुआ तो कभी छोड़ देगी या छोड़ देगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद से नहीं करोगे। लेकिन ये ना साथ तुम्हारी छोड़ेगी और ना तुमको कभी छोड़ने देगी। इसलिए भाई हर नशा करना, इस नशे से हमेशा दूर रहना। क्योंकि मम्मी पापा, घर वाले, भाई बहन, सबकी तुम उम्मीद हो कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन कुछ अच्छे करोगे
इसलिए हमेशा संभल के मेहनत करना। शिवम भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस जुड़े रहना, मजा आने वाला है अभी सेशन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरी बहनों भाइयों, समझना। इष्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। भाई अगर जनन पढ़े होगे, यानी कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, सेक्सुअल एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। भाई दो प्रकार का जनन होता है, लैंगिक और क्या होता है, अलैंगिक। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, लैंगिक कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और अलैंगिक में क्या होता है, दोनों में से कोई एक, मेल फीमेल हो या फिर हो मेल हो, इन दोनों में से क्या चाहिए, सिर्फ कोई एक चाहिए। इसलिए मेरे भाई इसमें पूछ रहा है कि इष्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। अलैंगिक यानी कि मेल और फीमेल में से कोई एक ही होगा। तो मेरे भाई अगर पढ़े होगे तो इष्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पहला ही ऑप्शन मुकुलन द्वारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरी बहनों। शिवम भैया पे भरोसा रखना, बहुत मजा आने वाला है। अगर क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर लिए तो देखना कभी जिंदगी में तुम हमेशा याद रखोगे शिवम भैया ने क्या क्वेश्चन करवाया था। बहुत मजा आएगा मेरे भाई, संभाले रहना, एकदम अच्छे से पढ़ना। बोल रहे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। मेरे भाई दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को साइनेप्स यानी कि सिनेप्स बोलते हैं। अगर पढ़े होगे तो जरूर पता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो भाई मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण और दो संकर संकरण बताए थे। दोनों में उन्होंने क्या किया था, रंग, पुष्प का रंग लिया था, मटर के पौधे का बौनापन, लंबापन सब उसने दिखाया था, हरा कलर, राउंड झुर्रीदार सब उन्होंने बताया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे मेरे भाई तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने साइज, आकार, रंग सब बताया था। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेंडल ने क्या बताया था, तो समझ में आ गया होगा। अगर पढ़े होगे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस तो बहुत मजा आएगा मेरे भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें और बता देता हूं, अगर मेंडल का तुमको पूछता है एक संकर संकरण का अनुपात, एक संकर संकरण का अगर अनुपात पूछता है तो भाई दो टाइप में पूछता है, फिनोटाइप, क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, दो प्रकार में पूछता है। या तो फिनोटाइप बताइए या फिर जीनोटाइप बताइए। किसका बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि भाई एक संकर संकरण का बताइए। तो भाई फिनोटाइप यानी कि बाहर से दिखने में, अगर उनका नियम तुम पढ़े होगे तो तुमको पता होगा फिनोटाइप क्या होता है, 3:1 होता है, और जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 होता है जीनोटाइप। किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एकल संकरण का ऐसा होता है। भाई बोला हूं ना, अगर टॉपिक आएगा समझाने वाला रहेगा तो एक क्वेश्चन पे से तुम्हारा 4 MCQ तैयार करवाऊंगा। याद रखना, अगर एकल संकरण में पूछ दिया या फिर एकल संकरण का क्रॉस उसने किसमें कराया था मेंडल ने, पहले नियम और दूसरा नियम जो इस पे है वो किस पे बेसिस है, एकल संकर संकरण पे। तो भाई पहला नियम का के कह दे, पहला नियम में तो नहीं रेशियो आती है, दूसरे नियम में आता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। अगर पूछता है तो या तो कहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर एकल संकर संकरण का फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप बताइए। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप तुम्हारे सामने है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, आगे बढ़ते चलो। अगर इसी के साथ अगर कहता है भाई जीनोटाइप, सॉरी कहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण, तो भाई इसी का संकरण एक बार और करा दिया गया, उसी का नाम क्या करा दिया गया, द्विसंकर संकरण करा दिया गया। यानी कि जो इसका फिनोटाइप है उसी के साथ एक बार और क्या करो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके जीनोटाइप से एक बार इसके साथ क्या करो, 1:2:1। किसके लिए निकलेगा मेरे भाई, ये निकलेगा किसके लिए, तुम्हारा डाई हाइब्रिड के लिए। अगर मल्टीप्लाई करना आता है तो कर सकते हो, मैथ में तो इतने कमजोर हो गए नहीं भाई, क्योंकि 10 के स्टूडेंट हो। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो करोगे तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, यानी कि तुम्हारे द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप कितना आ गया, 9:3:1। अब आते हैं द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दोगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दोगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दोगे, तो 1 का 1:2:1
1:2, 2:4:2, 4:2, 1:2, 2:1। मेरे भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप पे आ जाएगा, यानी कि मोनो हाइब्रिड के फिनोटाइप से एक बार और गुणा कर दोगे तो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप आ जाएगा, और मोनो हाइब्रिड के जीनोटाइप से एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे तो डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप आ जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, एक एमसीक्यू के साथ 4 एमसीक्यू तैयार होगा, बस धैर्य बनाए रखना। शिवम भैया तुम्हारे साथ है, एकदम फाड़ के रख दोगे मेरे भाई, एकदम फाड़ के रख दोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, संभल के रहना, खेल बड़ा होने वाला है। जिस भी चीज की जरूरत हो कमेंट में एक बार जरूर लिख देना, शिवम भैया चाहिए, तुम्हारे साथ है शिवम भाई, एकदम तुम्हारे साथ है। फाड़ के रख देना मेरे भाई, बहुत मजा आ रहा है, फाड़ देना यार, एकदम फाड़ के रख देना मेरे भाई, फाड़ के रख देना। शिवम भैया हमेशा तुम्हारे साथ है, फाड़ के रख देना, बार बार कह रहा हूं फाड़ के रख दोगे, बस कमेंट में जरूर करना कि भैया हमें चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया कॉपर सल्फेट में आयरन को रिएक्ट कराने पर आयरन सल्फेट और कॉपर, देख रहे हो भाई यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉपर जो है आयरन जो है वो क्या किया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है, यानी कि यहाँ पे भी कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, भाई अगर पढ़े होगे तो टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, भाई अगर पढ़े होगे तो तुमको पता होगा साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण, भाई तारों का टिमटिमाने का कारण अगर फिजिक्स पढ़े होगे, भाई तारों के अगर टिमटिमाने का कारण अगर तुम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो क्या होते हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं अपने रास्ते से भटक जाती हैं, तुम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे क्या होती हैं आकाश में टिमटिमाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। भाई साहब, मेरे भाई मेरी बहनों, देखना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बोला हूं कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी हो पाएगा मेरे भाई, लास्ट तक बने रहियो, बहुत मजा आने वाला है भाई। देखना अभी और लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन आने हैं भाई। सबसे पहले अगर क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़े होगे तो एल्डिहाइड इसके लिए यूज होता है, अल के लिए कीटोन, ओन लगाते हैं, ये क्या है, ऑल है, OH, और ये क्या है, ओइक है। इसको लास्ट में ऐसे नाम रख के हम लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो भाई बोल रहा है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, भाई लास्ट में नल अल आ रहा है, तो भाई सामने एकदम मस्त अच्छा खच्चा आंसर पड़ा हुआ है, यानी कि CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। आ गया समझ में भाई, जहां ओन आए वहां कीटोन होगा, जहां आल आए वहां क्या होगा, हाइड्रोक्सिल होगा, यानी कि OH होगा, जहां ओइक आए वहां पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। तो भाई अल आ रहा है, प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह पूछा है, तो भाई समझ में आ गया होगा CHO, अल का जो अल लास्ट में लगाते हैं, कीटोन ओन लगाते हैं, OH अल लगाते हैं, COOH ओइक लगाते हैं, तो भाई समझ में आ गया होगा प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा, अल जुड़ा है, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, CHO, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदासीन घोल का पीएच है, न्यूट्रल का पीएच पूछ रहा है भाई, न्यूट्रल यानी कि उदासीन का तुम्हें पता है 7 होता है, इसमें कुछ कहना नहीं है मेरे भाई, चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेगा यार मेरे भाई, मेरे बहनों एकदम चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे तू लोग, एकदम बस उम्मीद बनाए रखना, बहुत मजा आने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फाड़ के रख दोगे। निम्नलिखित में कौन कीटोन है, आ गया मेरे भाई, अभी कीटोन का बताया हूं, कीटोन को पुकारते हो तो लास्ट में ट्रिक बता रहा हूं भाई, ओन कीटोन, ओन आ रहा है, ओन यानी कि भाई यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, यहाँ पे आल आ रहा है भाई, ये नहीं होगा, यहाँ पे आल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, नोन मेरे भाई, यहीं पे नोन आ गया, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे निम्नलिखित में कीटोन है प्रोपेनोन,
और ये प्रोपीन है तो ये होगा नहीं भाई, प्रोपेनोन हो गया। इतना एकदम ट्रिक से समझते चल मेरे भाई, ट्रिक से पढ़ते चलना यार, ट्रिक से पढ़ते चलना। शिवम भैया तुम्हारे साथ हैं, फाड़ देगा यार तू लोग, तू कमजोर नहीं है, तू लोग बहुत बहुत बुद्धिमान है। बस धैर्य रखना, शिवम भैया पे विश्वास रखना, बहुत मजा आने वाला है अभी सेशन में। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है भाई बहनों, भाइयों बहनों, देखना बबुआ बहनी, देखना। अब बोल रहा है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। भाई अभी मैंने बोला है, इसके पहले वो क्वेश्चन समझाया है तो बोला है डायमंड क्वेश्चन है मेरे भाई, डायमंड क्वेश्चन है। जैसे तू लोग डायमंड की कीमत समझता है, जैसे तू लोग क्या करता है भाई, जैसे तू लोग डायमंड की एक कीमत समझता है, वैसे इस क्वेश्चन की भी कीमत समझना। क्या करते हो, जैसे तुम लोग क्या करते हो, डायमंड डायमंड यानी कि जैसे तुम लोग एक डायमंड की क्या करते हो, कीमत समझते हो हीरा, हीरा की कीमत जैसे तुम लोग समझते हो, उसी तरह इस क्वेश्चन को मैंने वहीं पे तुमको बताया है। ये क्वेश्चन क्या है, डायमंड क्वेश्चन है, डायमंड की तरह इसकी भी कीमत है, डायमंड क्वेश्चन है भाई। वही बोला हूं तुमसे, ये क्वेश्चन का ही साथ छोड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। तुमको पता है ये सब क्रियाएं किसमें हुई हैं, तो मेरे भाई तुमको पता है ये सब किसमें हुआ है, किस दर्पण में हुआ है, अवतल दर्पण में हुआ है। अवतल दर्पण में भाई वही समझाया हूं और बोला हूं कि ये डायमंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। हर जगह पूछता है, किसी भी रूप में पूछ देगा, बस याद रखना बड़ा और आभासी बनना चाहिए, घबराना नहीं। शिवम भैया तुम्हारे साथ हैं, हार के रख दोगे। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकाश के नीले रंग का दिखने का कारण होता है। भाई अगर पढ़े होगे तो आकाश में नीले रंग दिखने का कारण क्या है, प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। भाई फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो पता होगा प्रकाश की चाल कहाँ होती है अधिकतम, निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घबराना नहीं भाई, फाड़ दोगे। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। भाई अंतर्ग्रहण पढ़े होगे, यही मुख गुहा से कूचना चबाना और सॉलोइंग करना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो भाई पहला ऑप्शन तुम्हारा कहाँ है, मुख द्वार के पास से ही हो जाता है, यानी कि मुख से ही तुम्हारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, यहीं से चबाना सॉलोइंग करना लाइवरी ग्लैंड के द्वारा एमाइलेज पेप्सिन की उपस्थिति में। जो भी तुम क्रिया करते हो लाइफ प्रोसेस पढ़े होगे तो मजा आ जाएगा। बोला हूं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मजा आ जाएगा, पढ़ लो बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। मेरे भाई अभी इसको स्ट्रक्चर से बताया हूं, परागकोश के अंदर कौन बनता है, परागकण बनता है, बताया है। देखो इतना ही देर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अंदाजा लगा सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा का आया, फाड़ के रख दोगे, फोड़ के रख दोगे, बस उम्मीद बनाए रखना। चलो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है भाई, क्रोमोसोम कितने होते हैं, चाहे स्टूडेंट बता दें। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होगे तो पता होगा, इसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े होगे तो जहां से भी तुम पढ़े हो भाई, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे से ही, जहां से भी तुम पढ़े होगे भाई, और अगर आज ये वीडियो देख रहे होगे चाहे जहां से भी तुम पढ़े हो, अगर पढ़े होगे तो तुम्हें बताया गया होगा मानव का मेल हो या फिर फीमेल, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। अगर 23 जोड़ी नहीं दिया है तो 46 दिया होगा। ठीक है भाई, अगर 23 जोड़ी दिया है तो ठीक है, 23 दिया है तो ठीक है, नहीं तो 46 दिया होगा तो भी सही हो जाएगा। तो भाई 23 दिया है, ये सब ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे भाई थोड़ी सी। ये क्या होगी, जोड़ी में सब होंगे 23 जोड़ी, 21 जोड़ी, ठीक है, 2 जोड़ी, 20 जोड़ी। अगर जोड़ी देकर नहीं आएगा तो संख्या में देकर आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 जोड़ी होती है, चाहे वो क्या हो, फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों में जोड़ी कितनी होती है, क्रोमोसोम 23 जोड़ी होते हैं दोनों में।
ठीक है, उसके आगे पढ़ा जाता है कि कैसे उसके आने वाले बच्चे में लड़की जन्म लेगी कि लड़का जन्म लेगा, तो जो जन्म लेगा उसमें कैसे क्रोमोसोम बंटते हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ाया हूं, पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। उम्मीद रखना शिवम भैया पढ़ाए हैं, फाड़ के रख दो। घबराना नहीं मेरे भाई, मेरे बहनों घबराना नहीं, बहनों घबराना नहीं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कहलाता है भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर अगर पढ़े होगे तुमको पता होगा। अगर मस्तिष्क वाला भाग क्या करता है, सोचने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। बहुत सही, लाजवाब क्वेश्चन। बोला हूं हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हो पाएगा, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है, देखना, एक गोली दर्पण, भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी काम को, एक बार में देख लो कितना अच्छा बन गया है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में ही सफलता मिलती है, प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है। बार बार बोल रहा हूं, 3 घंटे 15 मिनट की प्रैक्टिस अभी से जारी कर दो, एक बार में ऐसे घुमा दोगे मस्त एकदम बन जाएगा मेरे भाई, एक बार में घुमा दोगे एकदम मस्त बन जाएगा भाई। बोल रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिस से ही कुछ भी होती है। किससे होती है, प्रैक्टिस से ही होती है कुछ भी। बोल रहा है भाई एक गोलीय दर्पण है, एक गोली दर्पण बना दिए, बोल रहा है कि केंद्र, तुमको भी पता होगा इसका केंद्र ही होगा जहां से मैंने ऐसे लेके घुमा दिया, केंद्र हुआ। बोल रहा है कि केंद्र तथा ध्रुव, अगर कोई भी दर्पण बनाते हो, मान लो अवतल दर्पण ही लेते हैं, तो यहां से तुम क्या करोगे, इसको यहां से इसको मिटा दोगे, क्या करोगे, अगर यहां से तुम इसको मिटा देते हो, गोली दर्पण का क्या करते हो, अवतल दर्पण बनाते हो, ठीक है, क्या करते हो, अवतल दर्पण बनाते हो। तो बोल रहा है कि केंद्र तथा ध्रुव, ये तुम्हारा क्या हो गया, केंद्र, ये हो गया तुम्हारा पोल यानी कि ध्रुव। बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, इतनी की दूरी क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर बता रहा है। 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी, तो भाई फोकस दूरी तुमको बता रहा है। अगर तुम भाई अगर पढ़े होगे, मैथ में पढ़े होगे, तो तुमको पता होगा यहाँ से सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बोला हूं भाई बहनों, भाइयों और बहनों, बोला हूं कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई, क्वेश्चन को एकदम संभल के लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे। बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तुम्हें पता है भाई केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, यानी कि r बराबर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है भाई, 20 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि दर्पण के ध्रुव के फोकस दूरी होगी, ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर तुम जानते हो, फोकस बराबर क्या होता है, f बराबर r/2, रेडियस की त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस पूछ रहा है भाई, फोकस पूछ रहा है, तो f बराबर रेडियस 20/2 काट दोगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे ऑप्शन तुमको 10 सेमी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, 10 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बार बार बोल रहा हूं भाई कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। शिवम भैया तब भी तुम्हारे साथ हैं, अगर नहीं भी कुछ पढ़े हो ना, शिवम भैया की क्लास पढ़ लेना, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, दम फाड़ के रख दो, पेपर में मजा ला दोगे, पढ़े रहो। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चंस को समझाता हूं यार। सेशन में मजा आ रहा है तो शेयर करना नहीं भूलना, मजा आ रहा है तो शेयर करना नहीं भूलना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा सेशन में। अभी क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। अगर तुम्हें और एमसीक्यू चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट में कहना कि शिवम भैया हमें एमसीक्यू और चाहिए, तुम्हें और मिलेगा। ऐसे समझा जाएगा, जिस क्वेश्चन को तुमको लगता है हार्ड है, 10 सेकंड नहीं लगेगा, उस क्वेश्चन को शिवम भैया समझा के किनारे कर देंगे। और शिवम भैया के स्टूडेंट हो, शिवम भैया के भाई हो, शिवम भैया के बहने हो, शिवम भैया के भाई हो, शिवम भैया की बहने हो, तो सेम उन्हीं के तरह होना चाहिए। 2 सेकंड में 3 सेकंड में क्वेश्चन को खलास कर देना है, एकदम फोड़ के रख देना एग्जाम, पीछे नहीं हटना मेरे भाई, एकदम फोड़ के रख देना एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस बार बार बोल रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर और क्वेश्चन को एकदम मस्त करके रख दोगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो चाहिए? यानी कि एक लेंस की क्या दिया है, क्षमता दिया है, पावर दे दिया है कितनी, 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी? तो भाई अगर पढ़े होगे चैप्टर तो तुमको पता होगा पावर बराबर क्या होता है, 1/f बटे किस में होता है, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में। किस में होता है, मीटर में होता है। बट वो कह रहा है कि सेंटीमीटर है, बताइए। तो भाई सेंटीमीटर में क्या होता है, इसका फार्मूला 100/f होता है, 100/f। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। P बराबर तुमको दे दिया है मेरे भाई, P बराबर दे दिया है 2 डायोप्टर, 100 होता है, ठीक है। 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी बताइए, ठीक है। फोकस दूरी बताइए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2f/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100/2। यह बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। मेरे भाई बार बार बोल रहा हूं यार, क्यों घबराता है? जो नहीं आता है शिवम भैया की क्लास करना रे, शिवम भैया से पूछना, कमेंट में पूछना यार, नहीं आया तो तू कहना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों नहीं लगेगा यार, तू फाड़ के देगा, सेकंडों में कर देगा। शिवम भैया के साथ जुड़ा रहा, बहुत मजा आने वाला है। अब तो लास्ट की तरफ हमने चल दिया है सेशन में। अगर मजा आया होगा भाई कसम से शेयर करना नहीं भूलना, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, जिससे भी तुम जुड़े हो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जिससे भी जुड़े हो शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 दिया नहीं है, इसमें भी बना लेना सेंटीमीटर। प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, हो जाता है, ठीक है। भाई सब टेक्निकल काम है, हमारे भी टेक्निकल के जो भी टीचर, जो भी सर हैं लोग, भाई मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेमी में पूछा है बट मैंने तुम्हें समझा दिया है, होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो भाई तुमको बता दें, एक उत्तल ही ऐसा लेंस है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो भाई इसमें कुछ कहना नहीं है, उत्तल लेंस डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, उत्तल लेंस यहाँ मार के खत्म करो, इसी से आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीमनी है भाई, अगर पढ़े होगे तो घबराना नहीं मेरे दोस्त। एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी एक प्रकार की क्या है, धातु है, एक प्रकार की मेटल है, मेटल है एंटीमनी, एक प्रकार की धातु है। तो मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को जाते जाते एक बार फिर से यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, क्वेश्चन सभी कंप्लीट हुए, 50 के 50 एमसीक्यू कंप्लीट हुए। मेरे भाई बार बार कह रहा हूँ, सेशन में अगर मजा आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलना, ठीक है। और यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़ना है, किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि शिवम भैया हमें ये चाहिए। किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो मांग लेना मेरे भाई, तुमको मेरी बहनों सब मिलेगा, तुम्हारे साथ यूटीएस फैमिली लगी हुई है। और इस मेरे भाई मेरी बहनों, अगर इस सेशन में मजा आया हो, साइंस में मजा आया हो पढ़ के, तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। और मेरे भाई यूट्यूब चैनल पे भी यूट्यूबर्स कैरियर के साथ जुड़े रहो, और प्ले स्टोर में जाके या फिर गूगल पे जाके हमारे यूट्यूबर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करना, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, जिसमें फ्री में नोट्स, पीडीएफ, अगर तुम डाउनलोडर में 1000 के अंदर आते हो तो तुम्हें सभी चीज फ्री में मिलेगी। टीचर्स का हैंड रिटन नोट्स हो या फिर किताबी या फिर यानी कि बुक का नोट्स हो, तुमको सब मिलेगा, सब फ्री में मिलेगा। तो मेरे भाई जुड़े रहना, ठीक है। अगर साइंस में किसी भी प्रकार की तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो मेरे भाई ये मेरा पर्सनल नंबर है 735545 7928। मेरे भाई साइंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो तुम एक बार जरूर, कॉल नहीं मेरे भाई, मैसेज व्हाट्सएप पे जरूर करना शिवम भैया के पास कि शिवम भैया हमें साइंस में ये प्रॉब्लम हुआ है,
शिवम भैया तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो शिवम भैया तुमको जरूर बताएंगे। इस नंबर पे एक बार जरूर भाई कॉल नहीं व्हाट्सअप करना, तुम्हें जरूर इसका रिप्लाई मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलते चलते लास्ट में जाते जाते फिर से कहेंगे मेरे भाई, घबराना नहीं, घबराना नहीं मेरे भाई। जिंदगी बहुत हसीन है, इसको हसीन से जीना, बार बार कहा हूं। घबराना नहीं, घबराना नहीं, धैर्य रखना, मेहनत कर रहे हो तो मंजिल जरूर मिलेगी भाई। जाते जाते एक बार दिल से तुमको थैंक यू कि तुम लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों के बीच, ठीक है। तो जाते जाते बहनों को भाइयों को शिवम भैया का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से मेरे भाई बहनों नेक्स्ट वीडियो में। भूलना नहीं शिवम भैया को वीडियो को जरूर शेयर करना। शिवम भैया सबको प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद।